नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर में खुलेआम सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों का आरोप है कि अब्दुल समद नाम का शख्स मौलवी बुलाकर सामूहिक रूप से नरेंद्र नगर में नमाज पढ़ाता है, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम और हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ाए जाने की वाली जगह पर पहुंचे, जहां अब्दुल को बाहर से आए लोगों के साथ सामूहिक रूप से नमाज कराए जाने को बंद करने के लिए कहा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सामूहिक नमाज को बंद नहीं किया गया तो हर शुक्रवार को वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो हमारा भी मंगल का हनुमान चालीसा हुआ है, उसमें इकट्ठे होकर बोलने गए नहीं। एक आप बताओ, इसको आपको जमीन किसने बेची है? भैया जो हमारे घर के बड़े हैं ना, आप उनसे बात करें। हम ये बोल रहे हैं ना, कहाँ पर है उनकी दुकान? है किन की दुकान? हमारे बाजार में दुकान है। किस? देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने 89 दिव्यांग जनों को सम्मानित किया और राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य के सभी दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएं। इसके लिए जिलों में स्पेशल कैंप लगाए जाएं। साथ ही दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग व्यवस्था कराने की भी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों को अलग अलग तरीके से 5 पेंशन दी जा रही हैं और छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांगजन, दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपये पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपये का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर दुर्घटना वश दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुख और प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला पंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने की तरह ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक के रूप में नामित किए जाने की मांग की। सीएम धामी ने इसे लेकर भरोसा दिया है। हालांकि सरकार ने ब्लॉक प्रमुख की जगह एसडीएम और ग्राम प्रधान की जगह एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया है, जिसे कांग्रेस पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन बता रही है। वहीं प्रशासक का चार्ज संभाल चुके जिला पंचायत अध्यक्षों का कहना है कि एक्ट के तहत ही प्रशासक बनाए गए हैं। देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष रही मधु चौहान ने फैसले को सही बताया। वहीं कांग्रेस नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे दीपक बिजलवान का कहना है कि यह एक्ट कांग्रेस सरकार के वक्त का है, इसमें जिला पंचायत के लिए व्यवस्था की गई है। राज एक्ट की धारा 102 ख ये कहती है कि जब कभी भी जिला पंचायत का विघटन होगा, किसी कारणवश यदि चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्ति दे सकती है। और आज माननीय धामी जी ने उसी पंचायत राज एक्ट का पालन करके जो निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उन सभी लोगों को जो है प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी है। पंचायती राज एक्ट जो 2016 में पास हुआ है और तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की हमारी, उन्होंने ये एक्ट निकाला है और उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 102 ख में कि आप जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य में इसको लागू कर सकते हैं और वो सरकार के विवेक पर है कि सरकार किसको प्रशासक रखती है। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पंचायती राज एक्ट का पालन किया है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के गौरसाड़ा गांव के इंद्रमणि होठियाल साल 2018 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे। परिवार का कहना है कि वहां के किसी मामले में उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई और 1 साल की सजा काटने के बाद भी उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा है और वहां की सरकार और जिस कंपनी में वो काम करते थे वो वापस नहीं लौटने दे रहे हैं, जिसके चलते यहां उनके परिजन परेशान हैं।
परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इंद्रमणि नौटियाल को जल्द ही स्वदेश लाया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे पिता 2018 में सऊदी अरब गए थे रोजगार के लिए। वहाँ उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल की सजा भी हुई। वो उन्होंने पूरी तरह से काट ली है, लेकिन अभी भी वहाँ की जो सरकार है वो उन्हें छुट्टी नहीं दे रही। उनका मालिक जो है वो उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है। तो सरकार से मेरी एक ही अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। बागेश्वर में बिजली कनेक्शन लेने में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि 1 साल से लोग बिजली कनेक्शन के लिए परेशान हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लोग आवेदन फॉर्म लेने से लेकर कनेक्शन के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। तो कुछ लोगों ने परेशान होकर बिजली के पोल से सीधा कनेक्शन ले लिया है। वहीं विभाग का कहना है कि बिजली मीटरों की भारी किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। 1 साल से अप्लाई कर रखा है बिजली विभाग वालों को मीटर लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए। दुकान में भी अंधेरा है, घर में भी अंधेरा है, मोमबत्ती जला के हम काम कर रहे हैं। अब ये बताओ कि अब ये बिजली विभाग वालों को कहाँ जाएं, आप किसके पास जाएं, हम की मीटर लगा दे, कनेक्शन लगा दे। अगर मीटर की जितनी हमारी डिमांड है इस जिले की, उतने हमारा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर सेंटर जो है वो अल्मोड़ा में है और उसका मेन स्टोर सेंटर हल्द्वानी में है, तो उतनी पर्याप्त मात्रा में मीटर नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच काफ़ी संख्या में ऐसे कनेक्शन हैं जिनमें कनेक्शन दिए जाने हैं और कुछ उपभोक्ताओं की शिकायतें भी हैं जिन पे खराब मीटरों के लिए चेक मीटर वगैरह हम लगाते हैं, उसके लिए भी कुछ मीटर की शॉर्टेज है। कई दशकों से संचार सेवा से महरूम बॉर्डर के गांव अब पूरी तरह मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं। बीएसएनएल इसी साल के अंत तक सभी शेडो जोन में 4G सर्विस देने जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे दर्जनों गांव आज भी ऐसे हैं जहां मोबाइल तो दूर, फोन सर्विस भी नहीं है। हालात ये हैं कि नेपाल से सटे इलाकों में भारतीय नागरिक नेपाली नेटवर्क के जरिए देश और दुनिया से जुड़ते हैं। नेपाली मोबाइल सर्विस भारतीयों को महंगी तो पड़ती ही है, साथ ही इससे राजस्व का भी नुकसान होता है। नेपाल बॉर्डर पर तो लोगों को नेपाली सिम से मदद मिल जाती है, लेकिन चाइना बॉर्डर पर बसी व्यास, दारमा और मिलम घाटी के दर्जनों गांव आदिम युग जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। जो नेपाल का टावर है नमस्ते का चलता है, उससे मतलब काम चला रहे हैं अपना, और यहाँ बीएसएनएल के कोई टावर नहीं है, और मतलब जिससे कि नेपाल की वजह से हमको बहुत सहायता मिल रही है। लेकिन अब बॉर्डर पर इन इलाकों के हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। बीएसएनएल के कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में 459 4G मोबाइल टावर खड़े कर दिए हैं। इनमें से 323 टावर कार्यदायी संस्था ने बीएसएनएल को सौंप दिए हैं। फिलहाल बीएसएनएल ने 277 टावरों में 4G सर्विस शुरू कर दी है, जबकि शेष बचे टावरों में इसी महीने के अंत तक 4G सर्विस शुरू हो जानी है। 4G सर्विस के लिए सबसे अधिक टावर चीन और नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये सभी जो साइट्स हैं जो 4G सैचुरेशन की है, बहुत दूर दराज और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर और इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हैं, तो जहां अब बर्फबारी भी चालू होने लगी है, तो इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चालू है। बॉर्डर इलाकों में बीएसएनएल, आईटीबीपी और एसएसबी की सभी बॉर्डर पोस्टों को मोबाइल से जोड़ने जा रहा है, जिससे देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी खासी राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल प्रशासन ने जिले में नया लैंड बैंक तैयार करने का काम शुरू किया है। इसके लिए सभी पालिकाओं और जिला पंचायत क्षेत्रों में सरकारी जमीनों की नाप जोख कर उसको कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिन जमीनों पर कब्जा है उन जमीनों को भी खाली कर जियो सर्वे करने को कहा गया है। सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश है कि सरकारी प्रयोजन के लिए लैंड बैंक तैयार करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी भूमि जो राज्य सरकार के अभिलेखों में या नगर निगम नगर पालिका के अभिलेखों में सरकारी किसी भी एजेंसी के नाम पर दर्ज है, उसके फिजिकल वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया आरंभ करी गई है और उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ऐसी लैंड जो हम तत्कालिक रूप से राज्य सरकार के पक्ष में अपने कब्जे में ले सकते हैं उसको लिया भी जा रहा है। हल्द्वानी में काफ़ी सारी लैंड राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा धारकों से छुड़वाई भी गई।
उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन इन खेलों की तैयारी में दिन रात जुटा हुआ है। पूरे देश से आने वाले खिलाड़ियों और मेहमानों के स्वागत की खास तैयारी हो रही है। रहने के साथ ही खाने का भी स्पेशल मेन्यू तैयार हो रहा है। विशेष तौर पर खिलाड़ियों और मेहमानों को उत्तराखंड के मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट खिलाने की तैयारी है। फूड मेन्यू में उत्तराखंड के मोटे अनाज से तैयार झंगोरे की खीर, मड़ुए की रोटी मेहमानों को खिलाने की तैयारी है। अनाज उनको उसमें शामिल किया जाएगा। झुंगरे की खीर होगी, मड़वे की रोटियां होगी। इस तरीके का भोजन जो हमारा पहाड़ी भोजन होता है स्पेशली, और वो सब चीजें भी परोसने का काम किया जाएगा। योग गुरु स्वामी रामदेव का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। हरिद्वार स्थित पतंजलि आचार्य कुलम में स्वामी रामदेव ने गधी का दूध निकालकर उसे पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो में स्वामी रामदेव खुद एक गधी का दूध निकालकर उसे पीते हुए नजर आ रहे हैं। रामदेव ने गधी के दूध को स्वास्थ्यवर्धक और टेस्टी बताया। रामदेव की इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवर आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं। हालात ये हैं कि अब सियासी गलियारों में भी इन पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी के एक विधायक ने तो इस मसले पर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने तक की मांग उठा डाली है, और ऐसा नहीं किया तो विधानसभा की कार्रवाई से दूर रहने का भी ऐलान कर दिया। पिंजरे में कैद ये गुलदार मंगलवार को भीमताल क्षेत्र से पकड़ा गया। 25 नवंबर को इस गुलदार ने एक महिला को मार डाला था। 27 नवंबर को टिहरी में एक नरभक्षी गुलदार को शूट कर दिया गया था। 3 बच्चों की जान लेने वाला ये गुलदार 4 महीने से दहशत की वजह बना हुआ था। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है। ये महज हफ्ते भर की घटनाएं हैं। यहाँ हर दिन कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के हमले की खबरें आती रहती हैं। लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत इससे खासे परेशान है। दिलीप रावत का कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हमारे लोग आतंकित हैं, गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ जो हमारे विकास कार्य हैं वो वन अधिनियम के कारण अवरुद्ध पड़े हैं। तो इन्हीं मुद्दों के लेकर मैंने कई बार संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री मुझे आश्वस्त किया है कि मैं सत्र चलाऊंगा। तो मेरा उनसे यह है कि भाई अगर आप सत्र चलाएंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश के लिए होगा, और अगर नहीं चला पाओगे, कोई समस्या होगी, तो मैं असमर्थ रहूंगा सदन में जाने में। दिलीप रावत जिस लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं उसकी सीमा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगती हुई है। पिछले साल यहाँ के नैनीडांडा में बाघ ने 3 लोगों को मार डाला था। तब वन विभाग ने 3 बाघ पकड़े भी थे, लेकिन कुछ वक्त की शांति के बाद इस इलाके में अब चौथा बाघ दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र बुलाना अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। विशेष सत्र की जहाँ तक बात है तो अभी मेरे सामने कोई ऐसा विषय तो नहीं आया है, और मेरा ये मानना है कि सत्र होना अपनी जगह है, लेकिन इस समस्या का निदान तो होना ही चाहिए, और उसमें संज्ञान निश्चित रूप से वन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जरूर ले रहे होंगे। उत्तराखंड में जंगली जानवर सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं, और हालात ये हैं कि वन विभाग के आंकड़ों से आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। वन विभाग का ऑफिशियल डेटा कहता है कि पिछले 24 सालों में जंगली जानवरों के हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 लोग घायल हुए हैं। यही कारण है कि अब सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ एक होटल में पहाड़ी गीतों पर जमकर थिरके। बताया जा रहा है कि धोनी वहां 2 दिन तक रुके और कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों पर झूमते नजर आए, जिसका अब एक वीडियो सामने आया। धोनी एक निजी कार्यक्रम में 29 और 30 नवंबर को ऋषिकेश पहुंचे थे और 1 दिसंबर को वापस लौट गए थे।
हरिद्वार में फिरौती के लिए व्यापारी को अगवा करने वाले युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। ये युवक पैसे नहीं मिलने पर व्यापारी को छोड़कर भाग गए थे। रुड़की में पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों जमीन की खरीद फरोख्त में कई लोगों के साथ ठगी कर चुके थे। भीमताल में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कमिश्नर कुमाऊं ने निरीक्षण किया। इस दौरान बिल्डर द्वारा किए जा रहे निर्माण में कई खामियां पाई गई। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर विभिन्न तहसीलों में प्रशासनिक लोगों से सलाह ली जा रही है, जिससे पहाड़ में जमीनों की खरीद पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई जा सके। रुड़की में किसानों की अम्बावत गुट ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों पर किसानों के प्रति खराब व्यवहार करने का आरोप लगाया। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके लिए प्रभावित लोगों के साथ साथ प्रशासन ने मीटिंग की। चमोली के डीएम ने जिलास्तु में तहसील दिवस का आयोजन किया, जिसमें 35 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। पिथौरागढ़ में डीएम ने अम्ब्रेला टास्क फोर्स की मीटिंग की, जिसमें बाल श्रम, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की। देहरादून में दिव्यांग दिवस पर 1 दिव्यांगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर दिव्यांगता को रोकने के प्रयास करने की बात कही गई। चमोली में राजकीय नर्सिंग कॉलेज पटियालधार को अब पोस्ट ग्रेजुएट क्लास चलाने की अनुमति मिल गई है। अब 25 सीटों के साथ क्लास चलाई जाएगी। अल्मोड़ा में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों में होम स्टे बनाए, लेकिन इन होम स्टे की आड़ में बड़ा गड़बड़झाला भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा के कसार देवी, जागेश्वर, मचखाली, सलट, मोहान, चौखुटिया, लमगड़ा समेत जिले भर में 425 होम स्टे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब पर्यटन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया तो पता चला कि कई होटल और रिजॉर्ट ने अपना रजिस्ट्रेशन होम स्टे के तौर पर करा रखा है और होम स्टे की आड़ में धड़ल्ले से होटल और रिजॉर्ट चलाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने ऐसे होटल और रिजॉर्ट संचालकों को नोटिस दिया है और दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। साथ ही बिना रजिस्टर्ड चल रहे होम स्टे संचालकों को भी नोटिस दिया गया है। लगभग 200 होम स्टेज ऐसे जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था, तो उनका हमने अभी कैंसिलेशन किया है। प्लस जिनके द्वारा गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे या होटल चलाए जा रहे थे होम स्टे के नाम पे, उनको हमने लेटर के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया है कि आप इसको गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन करें और होम स्टे से हटा के, तो उनको भी हमने अभी कैंसिलेशन में डाला है। पर्यटन विभाग के नोटिस के बाद होटल एसोसिएशंस भी एक्टिव हो चुके हैं और सभी होटल संचालकों से कहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन होटल के तौर पे ही कराएं, जिससे विभाग के साथ पर्यटकों को भी कोई दिक्कत ना हो। वो अपने अपने फॉर्मेट में ही रजिस्ट्रेशन कराएं, उससे उनको असुविधा नहीं होगी और हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनको भी असुविधा नहीं होगी। उनको जानने में ये फायदा मिल जाएगा कि भाई ये होम स्टे है, यहाँ पे हमें ये रेट मिलेंगे, ये होटल है हमें ये रेट मिलेंगे, रिजॉर्ट है ये रेट मिलेंगे। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करवाएं। दरअसल होम स्टे पर सरकार कई तरह की छूट देती है, साथ ही कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। इन्हीं का फायदा होटल और रिजॉर्ट के मालिक भी उठाने लगे और अपने होटल और रिजॉर्ट को होम स्टे में दिखा दिया। अब ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूल करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा ना की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से लौटकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। आज भी काफी देर तक सचिवालय में ही सीएम धामी मौजूद रहे हैं। वहीं अभी भी सीएम धामी सचिवालय में ही मौजूद हैं और अधिकारियों और सरकार के रात्रि प्रवास को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, इतनी रात का वक्त है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री सचिवालय में ही दिल्ली से लौटने के बाद बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास?
जी अनुपम, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन में लौट के आए थे दिल्ली से। उसके बाद से वो लगातार कई डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकातें करी हैं सचिवालय में। वो अपने ऑफिस में अभी भी बैठे हुए हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और लगातार ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग ले रहे हैं, फाइलें निपटा रहे हैं। देखिए है क्या कि मुख्यमंत्री धामी ने बार बार इस बात को इंसिस्ट करा है कि उत्तराखंड में अधिकारी जो हैं वो 24/7 के मोड पर अलर्ट रहें। इस समय जो कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव लाएं, और इसी के अंतर्गत सरकार ने कुछ समय पहले निर्णय लिया है, सीएम ने उसको दोहराया है कि रात्रि प्रवास जो है, यानी कि जो अधिकारी जाएं और सरकार के मंत्री हैं वो जगह जगह पर जाएं, नाइट स्टे करें लोगों के बीच में, उनकी समस्याएं सुने, टाइम स्पेंड करें। तो उसी के तहत लगातार उन्होंने आज मीटिंग भी करी है अधिकारियों के साथ, और किस तरीके से उसको स्मूथ तरीके से आगे को प्लान बढ़ाया जाए उसके बारे में बात हुई है। और आज जो ये सचिवालय में बैठे हैं उससे बहुत सा जो पेंडिंग काम भी है सरकार का, या कुछ दिनों से जो फाइलें रह गई थी वो सब आज बहुत निपटाएंगे मुख्यमंत्री ने। लगातार वो इस समय भी मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार कुछ और चीजों पर भी बातें कर रही हैं जो जानकारी मिल रही है, और इस तरीके से वो लगातार एक मैसेज देने की कोशिश है कि अधिकारी 24/7 मोड पर लगातार काम करते रहे। अनुपम अनुपम जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ग्राउंड पर जो मैसेज जाना चाहिए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की सक्रियता, मुख्यमंत्री रात्रि वक्त में भी किस तरीके से कामों को लेकर सक्रिय हैं, अब ऐसे में बाकी मंत्री और जो अफसरशाही है वो इससे क्या सीख लेती है ये देखना होगा। बिल्कुल अनुपम, आपने ठीक बात कही कि यही मैसेज देने की कोशिश भी है। मुख्यमंत्री जब खुद इतनी रात तक सचिवालय में बैठे हैं तो एक मैसेज, बड़ा मैसेज जाता है कि जब प्रदेश के मुखिया फ्रंट फुट पे लगातार खेल रहे हैं और इस समय तक ऑफिस में हैं और आवाज में भी ऑफिस में हैं, तो ये संस्कृति बदलने की जरूरत है। और उत्तराखंड में जो लगातार एक बात वो बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि भाई आप अधिकारियों से हर समय आप अलर्ट मोड पे रहिए, सिर्फ 10 to 5 वाले मोड से बाहर निकलिए। सिर्फ 5 बजे तक नौकरी है या 6 बजे तक नौकरी है, इस मोड से बाहर निकलने की जरूरत है, और इसी के तहत एक बड़ा मैसेज है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।